नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th विषय हिंदी काव्य खंड का जो आपका 5वां चैप्टर है अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा हुआ है, इसका अध्ययन करना है। अभी इसके पहले जो वीडियो हमने देखा था उस वीडियो में इसका जो पहला टॉपिक था उत्साह, उसका वर्णन किया था और आज हम अट नहीं रही है इसका वर्णन करेंगे। इस पाठ में कवि ने जो ये टॉपिक लिया है इसमें फागुन महीना जो होता है, देखिए अपने हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं, जो उनमें पहला महीना होता है चैत्र, ठीक है नहीं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ठीक है कि नहीं, फिर मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ठीक है। तो जो फागुन का महीना होता है माघ फाल्गुन, जो फागुन का महीना होता है उस महीने में कितनी सुंदरता होती है, प्रकृति में कितना सुहावना मौसम होता है, प्रकृति कैसी हो जाती है, कितनी खूबसूरती हो जाती है, ठीक है, कितनी खूबसूरती चारों तरफ बिखर जाती है। पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फूलों से लद जाते हैं, नई नई पत्तियां उनमें उगने लगती हैं, उगाती हैं, हरे भरे पेड़ पौधे चारों तरफ दिखाई देते हैं, ठीक है कि नहीं। इतने सुंदर सुहावने फूल होते हैं कि उनकी खुशबू जब हवा में मिलकर के बिखरती है तो चारों तरफ संसार समाज को महका देती है, खुशबू से सारा वातावरण महक जाता है। इतना सुंदर मौसम उस फागुन के महीने का होता है। तो कैसा मौसम है वो, कैसा सुहावना समय है कि नहीं। इस पूरी सुंदरता का, फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन कवि ने इस टॉपिक में अट नहीं रही है इसमें लिया हुआ है, जिसको आपको आज सुनना है और समझना है। बहुत गौर करके सुनते जाइए और समझते जाइए। देखिए इसमें जो पहली लाइन कही गई है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का मतलब होता है समाना, समाना, उस स्थान पे समा जाना, ठीक है कि नहीं। तो अट नहीं रही है, अट माने समाना। और देखिए तीसरी लाइन में फिर आया है सट, सट माने भी समाना, अट माने समाना और सट माने समाना, ठीक है कि नहीं, व्याप्त हो जाना, समा जाना, ये चीज है अट का मतलब। और तीसरी लाइन में जो सट शब्द दिया है उसका मतलब, ठीक। तो यही कह रहे हैं अट नहीं रही है, यानी कि पूरे वातावरण में वो समा नहीं रही है, नहीं समा रही है वो सुंदरता, है कि नहीं, वो खूबसूरती पूरे वातावरण में भी नहीं समा रही है। इतनी खूबसूरती है, इतनी सुंदरता है, इतना सुहावना मौसम है। कब, किस चीज का, किसके बारे में कहा, तो आगे की लाइन कही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। फागुन के महीने की इतनी सुंदरता है, फागुन के महीने में इतना सुहावना, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है कि उसकी पूरी की सुंदरता इस पूरे वातावरण में, है कि नहीं, समा नहीं रही। उसकी खूबसूरती इस वातावरण में भी नहीं समा रही है, इतनी ज्यादा खूबसूरती प्रकृति में है फागुन के महीने में, ठीक है। तो ये बनेगी आपको 3 लाइन, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, यानी कि फागुन की खूबसूरती इतनी है, फागुन के महीने में प्रकृति इतनी सुहावनी लग रही है, इतना सुंदर सुहावना मौसम लगता है कि उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता पूरे वातावरण में भी नहीं समा पा रही है, इतनी ज्यादा खूबसूरती है, ठीक है कि नहीं। तो अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। चलिए फिर से इसका एक बार आप अर्थ सुन लें। कवि कहता है कि फागुन के महीने की कांति, फागुन के महीने की चमक, फागुन के महीने की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है, कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन के प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य, जो फागुन के महीने में उपमान, किसी को देख करके हम किसी का वर्णन करें, ठीक है कि नहीं, पेड़ों को देख लें, पत्तियों को देख लें, फूलों को देख लें, ठीक है ना, मौसम को देख लें, तो जितने भी उपमान हो सकते हैं फागुन के महीने में, तो फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य, उन सब चीजों की सुंदरता, ठीक है कि नहीं,
अनुपम और मनोहारी है, बहुत ही ज्यादा अनुपम अनोखी लग रही है और मन को हरने वाली लग रही है। ठीक है। और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, वह पूरी तरीका से, वह खूबसूरती, वह सुंदरता, वह कांति पूरी तरीका से शरीर के अंदर समा नहीं पा रही है, शरीर के अंदर नहीं समा पा रही है। ठीक है कि नहीं? यानी कि हमारी भी इतनी क्षमता नहीं है कि उस पूरी सुंदरता को हम अपने जी भर के आंखों से देख लें, अपने हृदय में भर लें। इतनी ज्यादा खूबसूरती, इतनी ज्यादा कांति फागुन के महीने में प्रकृति में है कि वो हमारे अंदर भी नहीं समा रही है और समाज में भी इतनी उसकी खूबसूरती नहीं समा पा रही है। यानी कि सर्वत्र सब जगह सुंदर और हृदय ग्राही नजारे बिखरे हुए हैं, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है। हृदय ग्राही, जिसको हृदय ग्रहण कर ले, वो हृदय को बहुत अच्छे लगने वाले ऐसे नजारे पूरी प्रकृति में है इस समय फागुन के महीने में। वे सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा सकते, नहीं बसाए जा सकते। एक साथ उन नजारों को हम अपने हृदय में नहीं बसा सकते हैं। इतने ज्यादा सुंदर सुहावने नजारे फागुन के महीने में हैं। ठीक है, अब तो बनेगा आपको। ठीक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यानी कि इतनी सुंदरता फागुन के महीने में है कि नहीं? प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर नजारे हैं कि वो पूरी तरीका से हमारे हृदय में, हमारे मन में नहीं समा सकते हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि उनको पूरे नजारों को जी भर के हम देख करके अपने हृदय में समा लें। इसलिए इतनी ज्यादा खूबसूरती फागुन के महीने में है। तो बनेगी आपको ये 3 लाइन। यानी कि इन 3 लाइन में जो अभी हमने आपके सामने वर्णन किया, कवि का कहना है कि जब मन प्रसन्न होता है, समझ लीजिए इसका भाव सौंदर्य क्या है, इन पंक्तियों का कहने का आशय क्या है, क्या भाव है मेन कवि का कहने का, कि जब मन प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, तो हर तरफ कहीं भी हम देखें फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। जब हमारे मन में अपार प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशहाली भरी होती है, तो चारों तरफ फागुन के महीने में जैसी सुंदरता होती है कि नहीं, तो फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास हमें हर जगह दिखाई देता है जब मन प्रसन्न होता है। मन अगर दुखी है, मन बेचैन है, परेशान है, कई प्रकार की दिक्कतों से घिरा हुआ है, तो कितना भी सुंदर कोई भी स्थान हो, कहीं भी हो, हमारा मन नहीं लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे मन की संतुष्टि, मन को प्रसन्न रखना, खुश रहना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें हमेशा खुश बने रहो। ये सीख देते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है कि नहीं? यानी कि ये भाव सौंदर्य हमने बता दिया कि अगर मन प्रसन्न हो तो चारों तरफ हमें खुशहाली खुशहाली ही दिखाई देती है। अब कोई पूछते इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य, तो फागुन की सुंदरता का मनोहारी चित्रण कवि ने किया है कि नहीं? भाषा शैली बहुत अच्छी है, सरल है, सहज है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, एक शब्द बार बार ले रहे हैं। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है, तुकांत कविता में लय भी आ रही है ना? तो ये पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे, और फागुन के महीने में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसका वर्णन आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं। क्या कह रहे? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब इतने का अर्थ सुन लीजिए। कहीं सांस लेते हो, फागुन के महीने में चारों तरफ वातावरण में जहां हम देखते हैं पेड़ पौधों में फूल लदे हुए हैं, सुंदर सुंदर से खुशबूदार रंग बिरंगे फूल लदे हुए हैं, और उन फूलों से निरंतर खुशबू प्रवाहित हो रही है, महक बिखेर रहे हैं वो फूल। तो क्या कह रहे कवि? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। हम इस फागुन के महीने में कहीं भी हम श्वास लें तो चारों तरफ फूलों की इतनी महक बिखरी हुई है कि हमारे अंदर महक भर जाती है। कहीं भी हम सांस लें, फूलों की महक ही हमारे अंदर पहुंच जाती है। ठीक है कि नहीं? यानी कि कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहां कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है, जहां कहीं से भी हम सांस लेते हैं वहीं से सुगंध प्रवाहित होती है, वहीं से खुशबू का आभास हमें होता है। ठीक है? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, वहीं से ही हमें खुशबू प्राप्त होती है। जहां भी हम सांस लें, इतने ज्यादा फूल लदे हुए हैं, फूलों की खुशबू बिखर रही है।
आगे क्या कह रहे, उड़ने को नभ में तुम, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस सुहावने मौसम को देख करके, इस सुंदर नजारे को देख करके हमारा शरीर बिल्कुल हल्का सा हो गया है। देखिए, जब मन प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा आपे से ज्यादा प्रसन्नता होती है, तो अपने को इंसान बहुत हल्का महसूस करता है। तो ऐसे ही कवि का हृदय इस सुंदर दृश्य को देख करके हो गया है, फागुन के महीने को देख करके हो गया है, उसका शरीर इतना हल्का हो गया है कि लगता है कि जैसे उसके शरीर में पंख लग गए हो और वो आसमान में विचरण कर रहा हो, उड़ रहा हो। इतना हल्का उसको अपना मन और शरीर महसूस होता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यानी कि फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आसमान में, फागुन के महीने ने ही क्या किया, सुगंध से परिपूर्ण आसमान में, जो आसमान सुगंध से भरा हुआ है, उसमें उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। इतना शरीर फागुन के महीने में हल्का हो गया है, इतनी प्रसन्नता भर गई है और चारों तरफ ये खुशबू बिखरी है। तो मन हमारा, हम सभी का शरीर, हम सभी का मन इतना हल्का हो गया है कि कभी को लगता है कि जैसे भगवान ने या इस प्रकृति ने हम सभी को पंख दे दिए हों और हम आसमान में उड़ रहे हों। इतना सुंदर नजारा लग रहा है, इतना हल्का हम अपने को महसूस कर रहे हैं कि जैसे प्रकृति ने हमारे शरीर में पंख लगा दिए हों। हम इतने उतावले हैं यहाँ से वहां जाने के लिए, इतने शरीर को हल्का और कैसा मन को हल्का महसूस कर रहे हैं। यानी कि फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती छा जाती है, मस्ती का वातावरण छा जाता है। मैंने कहने का आशय यह है, मन का हल्का होना, पंख लग जाना, उड़ जाना, यानी कि मन में मस्ती छा जाना। हमारा मन, हमारा शरीर मस्ती से भर गया है इस फागुन के महीने को देख करके। बनेगी इतनी लाइन? चलिए आगे। यानी कि मन हमारा बड़ा प्रसन्न हो गया है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव कर रहे हैं। कभी स्वयं को प्रसन्नता के कारण बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं कि जैसे उसके शरीर में पंख लग गए हो और वो उड़ करके विचरण कर रहा हो, उड़ रहे हो आसमान में। अच्छा आगे, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब इसको सुन लीजिए, हम प्रकृति में कहीं भी नजर दौड़ाएं, फागुन के महीने में इतनी खूबसूरती वातावरण में है, इतनी सुंदरता पूरे वातावरण में छाई हुई है कि जहां तक भी हम अपनी आंख को दौड़ाते हैं, जहां तक भी अपनी आंख हमारी आंख की दृष्टि जाती है, देखने की क्षमता हमारी आंख की है, वहां तक सुंदर सुंदर हृदयग्राही नजारे ही भरे हुए हैं, है कि नहीं। और ऐसे सुंदर नजारों को देख करके हमारी आंख नहीं हट रही है। लगता है कि उन नजारों को हम जी भर के देखते ही रहें, देखते ही रहें। हमारी आंख हट ही नहीं रही है। अगर एक तरफ से हम अपनी आंख हटा करके दूसरी तरफ कर लें तो इस तरफ भी वही सुंदर नजारे, वहां से आंख हटा करके हम दूसरी दिशा में कर लें तो वहां पर ही सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहने का आशय यह है कवि का कि पूरे वातावरण में सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं। फागुन के महीने की सुंदरता बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मनोहारी है। उस सुंदरता को देख करके हम कहीं से भी आंख हटाते हैं, लेकिन चारों तरफ इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता भरी हुई है कि हमारी आंख नहीं हट पा रही है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यानी कि चारों तरफ इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि यदि मैं उससे अपनी आंख को हटाना चाहता हूं, हटाना भी चाहूं, तो भी इतना बेबस हूं मैं, बेबस हूं कि चाहते हुए भी मैं अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। फिर से इसकी पूरी व्याख्या एक बार सुन लें, जिससे आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाए। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहां कहीं भी सांसें ली जाती हैं, जहां भी हम सांस लेते हैं, वहीं से सुगंध आ रही है, वहीं से सुगंध आ रही है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आसमान में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में शरीर इतना हो गया है, इस फागुन के महीने ने ही सुगंध से परिपूर्ण आसमान में उड़ने के लिए शरीर को, मन को इतना हल्का कर दिया है कि सभी को ऐसे लगता है कि जैसे उसके शरीर में पंख लग गए हों। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छाया हुआ है और प्रसन्नता के कारण
सभी लोग खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, इतना सौंदर्य फैला हुआ है, यदि मैं उससे अपनी आंख को हटाना भी चाहूं तो भी मैं बेबस हो जाता हूं, तो भी मैं बेबस हूं कि चाहते हुए भी उस सुंदर नजारों से मेरी आंखें नहीं हट रही हैं, ना मैं अपनी आंखों को हटा पा रहा हूं। ठीक, तो ये दूसरा पैराग्राफ हुआ आपका, अट नहीं रही है का। अच्छा, इसमें अब देखिए ये दूसरे पैराग्राफ के बारे में थोड़ी विशेषताएं, यानी कि इसका भाव सौंदर्य क्या है इस पूरे पैराग्राफ का, यानी कि फागुन का महीना आने पर, मैं भाव अगर आपसे पूछ दे इसका भाव सौंदर्य है क्या, फागुन का महीना जब आता है, फागुन के महीने के आने पर सर्वत्र हृदय ग्राही, जिसको हृदय ग्रहण कर सके वो हृदय ग्राही और मनोरम वातावरण छा जाता है। मन भावन खुशबू, मन को प्रसन्न करने वाली और मनोरम दृश्य छा जाते हैं। ठीक है, ये है इसका भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में किस किस चीज का प्रयोग किया गया है वो सारी चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है ना, शिल्प सौंदर्य में जैसे हम बताएं, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा क्या क्या महसूस हुआ। शिल्प सौंदर्य में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे नंबर 1, फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है। आपने पिछले क्लास 9th में अलंकार पढ़े थे, तो एक अलंकार होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मनुष्य क्रियाकलाप करते हैं वैसे क्रियाकलाप करते हुए फागुन के महीने को दिखाया है। फागुन के महीने ने शरीर को हल्का कर दिया, पंख लगा दिए, है ना। तो यहाँ पर फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया है। ये शिल्प सौंदर्य में आप लोग लिख सकते हो। अच्छा देखिए, इसमें शब्द आए हैं घर घर, पर, ये शब्द आए, एक शब्द को दोबारा रिपीट कर दिया गया, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है, अलग अलग नहीं है। नहीं तो आप यमक अलंकार लिख दो, घर घर प्रत्येक घर, ठीक है कि नहीं, पर प्रत्येक स्थान पर, ठीक है ना। तो घर घर पर यहां पर यमक अलंकार नहीं है, यहां पर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो घर घर और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है ना। जहां एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, अलग अलग ना हो, ठीक है कि नहीं। तो वो यहां पर क्या है, यमक अलंकार नहीं। इन शब्दों में घर घर में और पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। ये आप शिल्प सौंदर्य में लिख सकते हो, है ना। अगर पूछ दे कोई कि शिल्प सौंदर्य इसमें क्या हो सकता है, तो जो व्याकरणिक ज्ञान आपको है उस व्याकरण से संबंधित परिचय आप दे सकते हो, कुछ जितना भी आपको बन जाए। तो देखिए हमने एक चीज ये छांट ली यहाँ पर कि घर घर में और पर में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और क्या लिख सकते हैं, और थोड़ी अपनी भाषा विशेष के बारे में जानकारी। फागुन का मनमोहक आकर्षक वर्णन किया गया है, ये भी लिख सकते हो। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखने को मिलता है कई जगह, है कि नहीं। एक शब्द अधिक बार आ रहे हैं, एक अक्षर वर्ण की आवृत्ति हो, तो अनुप्रास अलंकार की सुंदरता भी दिखाई देती है। ठीक है। और भाषा शैली भी लिख सकते हो। भाषा कैसी, भाषा के बारे में, भाषा की विशेषताएं बता दो थोड़ा सा। भाषा सरल है, सुबोध भाषा का प्रयोग, अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ चीजें आप शिल्प सौंदर्य में दे सकते हो अगर कोई पूछे तो। ठीक है, चलिए ये 2 पैराग्राफ हमने सुने। अभी तीसरे पैराग्राफ का वर्णन और सुन लें हम। अब तीसरे पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। ठीक है कि नहीं। अब इसका पूरे का अर्थ सुन लीजिए। उस फागुन के महीने की खूबसूरती इतनी है, इतनी सुंदरता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उस हरियाली को देख करके कवि को कैसे लग रहा है, फागुन के महीने में पेड़ पौधों को देख करके कवि को कैसे लग रहा है, इस पंक्तियों में उसका वर्णन किया हुआ है। क्या कह रहे, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि पेड़ों की डालियां, पत्तों से लदी डाल, जो पेड़ों की डालियां है ना, डाल माने डालियां, पेड़ों की डालियां हरे और किसलई हल्के लाल रंग के, ठीक है कि नहीं, पत्तियों से ढके हुए हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में जो हम पेड़ देख रहे हैं, उन पेड़ों को, पेड़ कैसे लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। फागुन के महीने में पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, है कि नहीं, वो डालियां हरे रंग के पत्तों से
और कहीं लाल किसले रंग के लाल रंग के पत्तों से पूरा पेड़, पूरी शाखाएं वो कैसी हैं, ढकी हुई हैं, लाल और हरे रंग के पत्तों से पेड़ों की शाखाएं ढकी हुई हैं। आगे क्या कहा, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर्में, कहीं कहीं किसी किसी पेड़ में तो इतने सारे फूल लदे हुए हैं, उन फूलों को देख करके कवि को कैसे लगता है, कहीं पड़ी है उर्में, उर माने होता है हृदय, मंद गंध पुष्पमाल, मंद माने धीमी, गंध माने खुशबू फैलाने वाले, पुष्पमाल फूलों की माला। कहीं कहीं पेड़ फूलों से इतने लदे हुए हैं, कोई कोई पेड़, कि उन फूलों को देख करके, उन पेड़ों को देख करके कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे उन पेड़ों में धीमी सुगंध फैलाने वाले, धीमी खुशबू बिखेरने वाले फूलों की मालाएं डली हो, है कि नहीं। पेड़ों के गले में धीमी सुगंध, धीमी मध्यम खुशबू फैलाने वाले फूलों की माला उनके हृदय में पड़ी हो, ऐसे लग रहे हैं वो पेड़ जिनमें खूब ज्यादा फूल लदे हुए हैं। ठीक है कि नहीं। जो अधिकांशतः फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, उनको देख करके कवि को ऐसे लगा कि जैसे पेड़ों के हृदय में धीमी मंद सुगंध बिखेरने वाले, मंद गंध बिखेरने वाले फूलों की माला पड़ी हो। पाट पाट शोभा सिरी, पाट पाट, अब पाट पाट का मतलब है प्रत्येक स्थान पर, शोभा सिरी, शोभा माने होती है सुंदरता, सुंदरता पट नहीं रही है। अब यहां पट नहीं रही है, यहां का मतलब भी है समा नहीं रही है। इस धरती के प्रत्येक कोने कोने पर भी, वातावरण के धरती के प्रत्येक स्थान स्थान में भी फागुन के महीने में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि वो सुंदरता इस धरती में, इस वातावरण में नहीं समा रही है। इतनी खूबसूरती, इतनी सुंदरता बिखरी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए फिर से इसका पूरे का अर्थ एक बार सुन ले, इस लास्ट वाले पैराग्राफ का, कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ों की डालियां जो हैं हरे और किसलई लाल रंग के पत्तों से ढकी हुई हैं, ठीक है ना, हरे और लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं या ढके हुए हैं। कहीं पेड़ पौधों की छाती पर, उनके हृदय पर मंद सुगंध के महकती फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं, है कि नहीं। लदे हुए फूलों से लदे पेड़ों को देख करके ऐसे लग रहा है कवि को जैसे वो अपने हृदय में, अपने सीने में मंद सुगंध वाले फूलों की, धीमी खुशबू बिखेरने वाले फूलों की माला पहने हो। ठीक है, पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं क्योंकि फागुन के महीने में, तब कवि को ऐसे लगा। प्रकृति का एक एक अंग, प्रकृति का एक एक कोना, प्रत्येक स्थान सौंदर्य से परिपूर्ण है, और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर जहां ये सुंदरता बिखरी हुई है ना, उन जगहों पर भी ये सुंदरता नहीं समा रही है। इतनी ज्यादा फागुन के महीने में खूबसूरती है। ठीक है ना, तो ये आपको बन जाएगा, बन जाएगा ना। अच्छा, अब चलिए इसका भी हम कुछ भाव सौंदर्य देख लें, इस पैराग्राफ का लास्ट वाले का। तो इस पैराग्राफ में कवि कहता है कि फागुन के आने पर, फागुन के आने पर प्रकृति के प्रत्येक हिस्से में सुंदरता छा जाती है। मैंने कहने का आशय तो वह यही है उसका, कि जब फागुन का महीना आता है तो प्रकृति के हर हिस्से में, हर हिस्से में सुंदरता छा जाती है। पेड़ पौधे विभिन्न रंगों से सुगंधित फूलों से लद जाते हैं, और सुंदरता इतनी अधिक होती है उस समय कि उसके समाने के लिए वह स्थान छोटा पड़ जाता है, स्थान ही छोटा पड़ जाता है। इतनी ज्यादा खूबसूरती फागुन के महीने में होती है। ठीक है, तो ये आपका पाठ हुआ, हमने आपको समझा दिया। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम देख लें। जो हमने अभी पहला टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, उत्साह, और ये अट नहीं रही, इन दोनों के कुछ कुछ दो दो चार चार महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लें, जिससे अगर बोर्ड के पेपर में आपसे पूछ दिया जाए तो आप उनका आंसर लिख सको। सुन लीजिए, पहला प्रश्न है, चलिए पहले इसी अट नहीं रही का देख ले हम, जो अभी आपने पढ़ा है, ताजा ताजा आपको याद रहेगा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की आंख
फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, इसका उत्तर लिखना है। तो आप लोग आंसर में लिख सकते हो कि फागुन के महीने में प्रकृति के सभी तत्वों पर, सभी स्थान पर एक विशेष प्रकार का सौंदर्य बिखरा हुआ रहता है, एक विशेष प्रकार की सुंदरता छा जाती है। जहां कहीं भी देखें वहां सुंदरता अनुपम रूप से, जहां कहीं भी हम दृष्टि डालें वहां सुंदरता अनुपम रूप से सामने ही आ जाती है, वहां सुंदरता अनुपम रूप में सामने आती है। चाहे चाहे खेत खलिहान हो, बाग बगीचों में प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है और इस सौंदर्य को निर्बाध देखते रहने पर भी मन संतुष्ट नहीं होता है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है, क्योंकि इतनी सुंदरता बिखरी रहती है। आगे प्रस्तुत कविता में इस अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता, प्रकृति में क्या समाया हुआ है, लेकिन इसका वर्णन अपने शब्दों में आप कीजिए। तो आप लिख सकते हो कि फागुन के महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है, सब जगह समा जाती है। पेड़ पौधे लाल लाल कोपलों और हरे पत्तों से लदे हुए होते हैं। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है। प्रकृति की एक एक जगह पर सौंदर्य भरा हुआ होता है। ठीक, अच्छा, अगला प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है, फागुन के महीने में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो आप इसको लिख सकते हैं कि फागुन के महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है, नशीलापन छाया रहता है। ऐसा सुहावना मौसम होता है फागुन के महीने का। तो फागुन के महीने में सर्वत्र मादकता छाई रहती है, हर जगह सुंदरता और उल्लास के दर्शन होते हैं। पेड़ पौधे पत्तों और फूलों से लदे होते हैं। सुगंधित हवा का चारों तरफ संचार होता रहता है। बसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर उस समय होती है, बसंत ऋतु पूरे यौवन के साथ उस समय होती है। ये सभी बातें अन्य ऋतुओं से भिन्न होती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस अट नहीं रही है कि चलिए उत्साह पाठ जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लें। पहला प्रश्न उत्साह का, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो आप लिख सकते हो, कवि निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि बादल की गर्जना प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का जोश, उमंग और उत्साह पैदा कर देती है। बादल की गर्जना सुनकर के लोगों के मन में जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है, वो एक प्रकार का नया उत्साह जागृत हो जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार गरजने का आह्वान करती है। अच्छा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो उत्साह से अभिप्राय क्या है? उमंग और जोश। कविता का शीर्षक उत्साह, एक तरफ तो बादलों को उमड़ता हुआ देख करके, एक तरफ बादलों को उमड़ता हुआ देखकर प्रसन्न होने वाले प्राणियों की उमंग को व्यक्त करता है कि नहीं? जो मनुष्य प्रसन्न होते हैं उनकी उमंग प्रकट होती है, उसको प्रकट करता है। और दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति, समाज में क्रांति लाना, समाज में बदलाव लाना। तो सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों में छाए जोश के लिए भी व्यक्त होता है, जोश आ जाता है लोगों में। चलिए एक प्रश्न और देखें हम, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में जो बादल है किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? क्या क्या अर्थ बादल के दिए गए हैं यहाँ पर? इसका आंसर अपने शब्दों में आपको देना है जो आपने पढ़ा है। तो आप लिख सकते हो उत्तर में कि कविता में बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करने वाला, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि जो पीड़ित हैं, प्यासे हैं, है कि नहीं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा बादल बरस करके। ठीक है ना? तो कविता में बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करने वाला, नई कल्पना के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। और नए अंकुर के लिए भी विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले की ओर संकेत करता है।
ठीक है कि नहीं? बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो लिख सकते हो कि कविता में बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करने वाला, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के थे। तो अभी हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ पिछला वीडियो सुना था हमने उत्साह, और आज के वीडियो में हमने सुना है ये अट नहीं रही है। तो ये दोनों पार्ट हो गए हैं आपके चैप्टर 5 के। तो संभवतः अब ये पाठ आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? फिर भी कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आप हमसे बराबर संपर्क करते रहिए, पूछते रहिए, समझते रहिए। ठीक है ना? और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग अच्छी तरह से लगे रहिए। ठीक, तो अब हम इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी कोई नए चैप्टर के साथ। ठीक है कि नहीं? नए वीडियो के साथ नए चैप्टर को लेकर के हम आएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।